आज मैं एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं मेरे दोस्त। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं मेरे दोस्त, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। अगर नहीं भी करते मेरे दोस्त, तो ये जानकारी आपको होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूँ, शेयर बाई करके रखूँ, मेरे जो है पोर्टफोलियो लाखों रुपए की है, अगर कहीं कंपनी ब्रोकर कंपनी भाग गया तो फिर क्या होगा? क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में तो, हमारे पोर्टफोलियो में तो हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के शेयर पड़े हुए हैं। वैसे सिचुएशन में अगर कहीं ब्रोकर कंपनी भाग गया, जैसे ब्रोकर मतलब आपने सुना होगा, धन का नाम सुना होगा, अपस्टॉक्स का नाम सुना होगा, एंजल वन का नाम सुना होगा, आपने जो है ग्रो का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने शेर खान का नाम सुना होगा, बहुत सारे हजारों इंडियन ब्रोकर हैं। अगर उसमें से किसी में भी आपका अकाउंट है, इन केस जो है अगर वो ब्रोकर कंपनी भाग गया, लापता हो गया, तो वैसे सिचुएशन में आपका शेयर का क्या होगा, आपके पैसे की क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ पे दो चीजें आ जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर ना, जैसे ही आप स्टॉक ब्रोकर में अकाउंट ओपन कराते हैं मेरे दोस्त, तो आप इसको थोड़ा सा इसके जो है हायरार्की को समझना पड़ेगा, इसके जो है सीरीज को समझना पड़ेगा, इसके कनेक्टिविटी को समझना पड़ेगा कि भाई ये कैसे इंटरलिंक होते हैं आपस में। अगर आपने इसको समझ गया ना, तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जब इसको चीजों को समझोगे, इसके अंदर वाली बातों को समझोगे, इसके इंटरलिंकिंग को समझोगे, एक दूसरे के बीच में जैसे इसका कनेक्टिविटी होती है, अगर आप उसको समझ गए तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब जैसे ही आप शेयर मार्केट में आते हैं, स्टॉक मार्केट में आता है, तो सबसे पहला काम होता है आपका जो है स्टॉक ब्रोकर में अकाउंट ओपन कराना। जैसे अब इंडिया में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर है, जिसमें जो है कुछ जो है स्टॉक ब्रोकर का आपने ऐड भी देखा होगा, जैसे ग्रो का आपने ऐड देखा होगा, एंजल वन का आपने ऐड देखा होगा, अपस्टॉक्स का आपने ऐड देखा होगा, राइट। और बैंक भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहां से आप जो है ब्रोकर अकाउंट आप बना करके जो है आप वहां पे शेयर को बाई कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, राइट। आपने जो है SBI सिक्योरिटी का नाम सुना होगा, एक्सिस सिक्योरिटी का नाम सुना होगा, HDFC सिक्योरिटी का नाम सुना होगा, तो बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब ये ब्रोकर में अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों है? तो जब भी आप शेयर बाई या सेल करने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, ये शेयर जो है मिलते हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज में मिलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, और इंडिया में बेसिकली दो स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE, और डायरेक्टली आप जाकर के वहां से बाई और सेल नहीं कर सकते। उसके लिए जो है आपको एक मीडिएटर की जरूरत होता है, एक मिडिल मैन की जरूरत पड़ता है, जिसका नाम है ब्रोकर मेरे दोस्त। जब तक आपके पास ब्रोकर नहीं रहेगा, तो आप डायरेक्टली NSE या BSE से जाकर के आप शेयर को बाई या सेल नहीं कर सकते। इसलिए जो है आपको स्टॉक ब्रोकर में अकाउंट ओपन करवाना जरूरी ही नहीं, मजबूरी है, राइट। ठीक है। तो जैसे ही आप स्टॉक ब्रोकर में अकाउंट ओपन करवाते हो, तो साथ ही साथ जो है साइमल्टेनियसली वो डीमेट अकाउंट भी आपका ओपन करके देता है और ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करके देता है, राइट। जैसे मान लो कि आपने जो है ग्रो में अकाउंट ओपन करवाया, या फिर एंजल वन में ओपन करवाया, या फिर धन में ओपन करवाया, या किसी भी आप जो है स्टॉक ब्रोकर में अकाउंट ओपन करवाते हो, तो आपको सीधे सीधे क्या करता है कि तुरंत जो है डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है ओपन करके दे देता है। ये सारी काम करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पहले तो बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन सब चीज़ आज इलेक्ट्रॉनिकली हो चुका है, डिजिटली हो चुका है। सब आपको जो है ना, समझो कि 1 से 2 दिनों के अंदर सब कंप्लीट हो जाता है। आज आपने अप्लाई किया, पैन कार्ड डिटेल वगैरह जो है, बैंक डिटेल वगैरह सब आपने डाला, ठीक है, और 24 से 48 घंटे के अंदर आपका रेडी हो जाता है। अब मान लेते हैं कि आपका अकाउंट रेडी हो गया है, आपका जो है ब्रोकर में अकाउंट आपने बना लिया है, अपने ग्रो में, धन में, एंजल वन में, जीरोधा में, जिसमें भी है आपने अकाउंट बना लिया। तब यहाँ पे दो चीज़ें होता है मेरे दोस्त। जैसे ही आप अकाउंट बनाते हो, तो आपको डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों साथ साथ ही आपके रेडी हो जाते हैं। तब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों सेम ही है, या फिर अलग अलग है, या दोनों की जरूरत क्यों पड़ता है? इसकी अब हम लोग आंसर समझने की कोशिश करेंगे, राइट। देखो, डीमेट अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट है, दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को, ठीक है। उससे भी पहले हम लोग समझेंगे सेविंग अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट क्या होता है। क्योंकि ऑलरेडी हम सब के पास बैंक अकाउंट होता है, ऑलरेडी हम सब के पास सेविंग अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट के बारे में ऑलमोस्ट हर एक लोगों को पता है कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने SBI में आपने जो है अकाउंट ओपन करा कर रखा होगा, या फिर PNB में हो सकता है आपका अकाउंट होगा, या फिर HDFC में होगा, या किसी भी बैंक में आपने अकाउंट ओपन करा कर रखा होगा, ठीक है, और वहां पे आपने सेविंग अकाउंट ओपन करा कर रखा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है मेरे दोस्त कि आप जो है सेविंग अकाउंट बैंकों में क्यों ओपन करा कर रखे हैं, क्या जरूरत है उसकी? और मुझे 100% यकीन है कि हर एक लोगों को ये पता होता है कि सेविंग अकाउंट की जरूरत क्यों होता है, ठीक है, बैंकों में अकाउंट ओपन कराना क्यों जरूरी है, हर एक लोगों को पता है, राइट। तो अब हम लोग जो है यहीं से इसको हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, मैंने आपको सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एकदम लिटरली लैंग्वेज में, एकदम जो है ना, मतलब आपको लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रियल लाइफ से जो चीज़ें जुड़ा होता है उसको एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब वैसे मैं आपके सामने जो चीज़ों को परोसता हूँ ना, तो समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं टेक्निकली आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको समझ में नहीं आता है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में, एकदम आसान से आसान शब्दों में कैसे चीज़ों को समझाया जाए, ठीक है। तो अब आपको पता है कि सेविंग अकाउंट की जरूरत जो है ना, पैसों को रखने के लिए किया जाता है। क्यों?
पैसों को सेव करने के लिए हम लोग सेविंग अकाउंट का यूज करते हैं, राइट। तो इतना तो हर एक लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होता है कि सेविंग अकाउंट का यूज क्यों करते हैं। अब मैं आपको इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे मैं जस्ट अभी जो है ट्रेडिंग अकाउंट को रिलेट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी जो है ट्रेडिंग अकाउंट को रिलेट करूंगा तो इसकी जरूरत पड़ने वाली, इसलिए मैं आपको समझा रहा था। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आपको कोई सामान खरीदना है, ठीक है। तो आपको जब कोई सामान खरीदना है तो क्या करते हो, बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हो और सामने वाला को पे करते हो और वो जो है आपको उसके बदले में सामान दे देता है, राइट। क्या करते हो, अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हो, ठीक है। सपोज आपके पास पर्स है, ठीक है, आपके पास बटुआ पड़ा हुआ है, आप एटीएम गए, एटीएम से जो है पैसे निकाले, ठीक है। और निकालने के बाद जो है पर्स में आपने पैसे रख लिए और उस पैसे से जो है मार्केट में गए, आपको जो भी सामान लेना था तो अपने पर्स से पैसे निकाल करके सामने वाला पर्सन को देते हो और वो आपको सामान दे देता है, राइट। क्या करता है, सामान देता है। अब यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्त, ठीक है। आपके तो बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, लेकिन बटुओं की जरूरत क्या थी, ठीक है, पर्स की जरूरत क्या थी। अब इसी तरीके से जो है अगर आप शेयर को खरीदना चाहते हो, शेयर को बेचना चाहते हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए जो है ना डायरेक्टली बैंक अकाउंट से वहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, बाई नहीं कर पाओगे, सेल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या होता है मेरे दोस्त कि अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। और जब आप स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपनिंग कर रहे थे उसी वक्त जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके दे दिया था, राइट। तो आप जैसे ही जो है स्टॉक ब्रोकर में वहाँ पे पेमेंट ऐड करते हो तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा चला जाता है। अब आपको कुछ भी करना होता है शेयर मार्केट में, आपको जो है बाई करना है, सेल करना है, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना है, इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेडिंग, कुछ भी करना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आपको जो है पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट से कुछ नहीं कर सकते हो। सबसे पहले जो है आपको बैंक अकाउंट के पैसे को जो है ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं ट्रेडिंग अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। जब आप जो है अकाउंट ओपन करा रहे थे ब्रोकर में तो उसी वक्त जो है आपको बैंक डिटेल डालना होता है और जो बैंक डिटेल आपने डाला है उसी बैंक से जो है यूपीआई का फैसिलिटी होता है, नेट बैंकिंग का फैसिलिटी होता है, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं फंड ऐड करने का, तो आप किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हो। तो जो बैंक आपने डाला था, जो बैंक डिटेल आपने ऐड किया था ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते वक्त, उसी बैंक का यूज करके, ठीक है, यूपीआई के माध्यम से आप जो है पैसे ऐड करते हो ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद जो है उस ट्रेडिंग अकाउंट से आप क्या करते हो, शेयर को बाई करते हो, सेल करते हो, ठीक है। इसीलिए जो है ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। मतलब आप यहां से ये चीजें क्लियर हो जाना मेरे दोस्त कि ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, मतलब जस्ट लाइक बैंक अकाउंट ही है और कुछ अलग चीजें नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है ना इस ट्रेडिंग अकाउंट का यूज जो है सिर्फ और सिर्फ जो है शेयर को बाई और सेल करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ट्रेड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्या करने के लिए किया जाता है, ट्रेड करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी पैसे ही रहते हैं, लेकिन आपकी जो है सबसे पहले सेविंग अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में डालना पड़ता है। उसके बाद जो है आप जो है ब्रोकर की हेल्प से जो है आप शेयर को बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट में मान लेते हैं अपने पैसे डाला, उसके बाद जो है ब्रोकर से आप जो है ऑर्डर दोगे कि मान लो कि मुझे टाटा पावर के जो है 500 शेयर खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि टाटा पावर से आपको 500 शेयर खरीदना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास पैसे पड़े हुए हैं। अब जो है स्टॉक ब्रोकर क्या करेगा, वो ऑर्डर जो है एनएससी या बीएससी को भेजेगा, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को भेजेगा, राइट। किसको भेजेगा, स्टॉक एक्सचेंज को भेजेगा। और वहां से जो है आपके पास जो है मतलब आपके जो है ब्रोकर में, ठीक है, वहां पे जैसे ही ट्रिगर जो है ऑर्डर ट्रिगर करता है उसके बाद जो है आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं। यहाँ पे भी देखो बहुत सारी हायरार्की है, मैं उसको जस्ट भी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये समझा रहा था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसके बाद अभी हम लोग समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बाद कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। अब ध्यान देना, ठीक है। जैसे ही आपने शेयर खरीदा मेरे दोस्त, तो शेयर खरीदने के बाद एक्चुअली में शेयर के रखने के लिए तो कहीं तो जगह होनी चाहिए ना, शेयर कहाँ रहेगा, ठीक है। वो जो है शेयर जब आप बाई करोगे तो वो बाई करने के बाद जो है शेयर रहेगा कहाँ, ठीक है। तो उसके लिए जरूरत पड़ता है मेरे दोस्त डीमैट अकाउंट की, डीमैट, ठीक है, डीमैटेरियलाइज्ड। पहले क्या होता था मेरे दोस्त कि आप जब शेयर खरीदते थे ना तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था। क्या मिलता था, एक हार्ड कॉपी मिलता था। लेकिन अब जो है हर एक चीज़ ना डिजिटली फॉर्म में हो गया है, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में हो गया है। शेयर वगैरह बाई करते हो, म्यूचुअल फंड वगैरह बाई करते हो, बॉन्ड्स वगैरह बाई करते हो, तो वो सारे जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में, डिजिटली फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ होता है, ठीक है। कहाँ होता है, डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ था। मतलब डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे शेयर को रखते हैं, म्यूचुअल फंड को रखते हैं, बॉन्ड्स को रखते हैं। मतलब एन अकाउंट विच इज यूज टू कीप द शेयर्स इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट, ठीक है। डीमैटेरियलाइज्ड, पहले डीमैटेरियलाइज्ड हो गया है, ठीक है, मैटेरियल के फॉर्म में पहले था, अब ये डीमैटेरियलाइज्ड हो गया। मतलब डिजिटली फॉर्म में आपके जो है शेयर डीमैट अकाउंट में पड़े होते हैं। अब सबसे जो मेन माजरा फंसा होता है मेरे दोस्त, यहीं पे मेन माजरा फंसा हुआ। अब आपको यहीं पे समझना है, आपकी फुल अटेंशन की जरूरत
जरूरत है यहाँ पे, पूरा ध्यान से देखने की कोशिश करना मेरे दोस्त। अगर आपने इसको समझ गया ना तो आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चन, सारे सवाल खत्म हो जाएंगे मेरे दोस्त। डीमेट अकाउंट का ही लफड़ा होता है मेन। अब आपको यहाँ पे समझना, मान लेते हैं कि आपके डीमेट अकाउंट में 10 लाख रुपए का शेयर पड़ा हुआ है। कितने? 10 लाख रुपए का आपके डीमेट अकाउंट में शेयर पड़ा हुआ है। और ये डीमेट अकाउंट एक्चुअली में कहाँ होता है, कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है, कहाँ पे इसकी डेटाबेस सब आपको मिलेगा, सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला कि ये डेटाबेस जो है किसके पास होता है, ठीक है, आपके ब्रोकर के पास होता है कि कहाँ होता है, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला। तो आप ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं कि आपके डीमेट अकाउंट में 10 लाख रुपए का शेयर पड़ा हुआ है, तो एक्चुअली में डीमेट अकाउंट मेरे दोस्त, ठीक है, जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो तो ये जो डीमेट अकाउंट होता है ना, वो डिपोजिटरी के साथ जो है आपकी ब्रोकर ओपन कराता है। डिपोजिटरी, अगर आपको डिपोजिटरी के बारे में पता है तो आप वीडियो को पॉज करके मुझे जरूर बताएं कि व्हाट इज डिपोजिटरी एंड कितने टाइप के इंडिया में डिपोजिटरी है। इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, कुछ भी जानते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके मुझे जरूर आप बताइए कि डिपोजिटरी क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। आपने जब अपना जो है ब्रोकर अकाउंट ओपन करा रहा था, कौन सी डिपोजिटरी के साथ आपकी अकाउंट ओपन हुआ था, अगर इसके बारे में कुछ भी आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके आप जरूर मुझे बताएं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप स्टॉक ब्रोकर, किसी भी ब्रोकर के साथ जब आप अकाउंट ओपन कराते हैं, तो जब वहाँ पे सारे फॉर्म वगैरह जो है आप फिल करते हैं, सारा डिटेल्स वगैरह फिल करते हैं, तो लास्ट में जो है ना आपका NSDL या CDSL का जो है वहाँ पे जो है ऑप्शन आता है। वहाँ पे क्या होता है कि आपकी साथ ही साथ जो है NSDL और CDSL में डायरेक्टली आपका जो है ब्रोकर आपका अकाउंट ओपन कराता है। बस माध्यम होता है ब्रोकर, लेकिन आपका CDSL या फिर NSDL में आपका अकाउंट ओपन होता है, डीमेट अकाउंट ओपन होता है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, आपने जो है डीमेट अकाउंट जैसे भले ही ब्रोकर का आपने यूज किया, लेकिन वो ब्रोकर जो है कनेक्ट होता है CDSL के साथ या NSDL के साथ, ठीक है। दो यहाँ पे डिपोजिटरी है। तो जब आप डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे होते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि CDL में आपकी अकाउंट ओपन हो जाती है तुरंत साथ ही साथ, ठीक है। उसको डिपोजिटरी बोलते हैं। डिपोजिटरी दो टाइप का होता है, मतलब दो होता है डिपोजिटरी, एक होता है CDSL, एक होता है NSDL, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, और NSDL मतलब क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। ये दो डिपोजिटरी है, ठीक है, जहाँ पे आपके शेयर पड़े हुए होते हैं। अब मान लेते हैं, फर्ज करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक मान लेते हैं कि आपके जो है ग्रो में अकाउंट है, या फिर एंजल वन में, या फिर धन में है, या फिर जीरोधा में, किसी में भी आपका अकाउंट है, और वो जो है रातों रात लापता हो जाता है, भाग जाता है, या फिर बंद हो जाता है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। बस इसका तुरंत मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, तुरंत बस मैं आपको आंसर बताना ही वाला हूँ। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ और समझते हैं ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि आपने शेयर खरीद कर रखा हुआ था और आप उसको बेचना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको बेचना चाहते हैं तो बेचने के लिए क्या करना होता है, जैसे ही आप जो है मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का आपका पहले शेयर पड़ा हुआ था, उसमें से आप 1-2 शेयर बेचना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप 1-2 शेयर बेचना चाहते हैं, तो 1-2 शेयर जैसे ही बेचना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आप जो है ब्रोकर में जाते हैं, वहाँ पे जो है आप सेल का ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। आपके पास अवेलेबल जो क्वांटिटी होता है, मान लेते हैं कि अपने टाटा पावर जो है शेयर 500 शेयर खरीद कर रखा है, उसमें से 2 शेयर आप सेल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बेचना चाहते हैं। तो आप जो है ना वहाँ पे क्या होता है कि आप जब सेल करने जाते हैं तो वहाँ पे टी पिन की जरूरत पड़ता है। किसकी जरूरत पड़ता है? टी पिन की जरूरत पड़ता है। अब आपको टी पिन की जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि आपका जो है ना जो आपका शेयर है वो डिपोजिटरी के पास पड़ा हुआ है। आप जब टी पिन डालते हो, ठीक है, अगर आपका टी पिन नहीं होगा तो आप जो है जनरेट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे पैन कार्ड वगैरह डिटेल डाल करके आप जनरेट कर सकते हो, OTP वगैरह डाल करके आपका जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब टी पिन जैसे ही डालते हो मेरे दोस्त, तो वो CDSL से जो है आपके ब्रोकर के पास आ जाता है, ठीक है। और वहाँ से क्या होता है, ब्रोकर फिर एक्सचेंज के पास भेजता है। किसके पास भेजता है? एक्सचेंज मतलब NSE और BSE के पास भेजता है। और वहाँ पे जो है जो बेस्ट ऑर्डर होता है उसके साथ क्या करता है, ट्रिगर करता है। ट्रिगर करने के बाद जो यहाँ पे सेल हो जाता है, फिर आपके जो पैसे होते हैं मेरे दोस्त वो जो है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर है, ठीक है ना। एक बार फिर समझाते हैं। जैसे आपके जो है शेयर जो पड़ा होता है CDSL के पास पड़ा होता है, मतलब NSDL के पास पड़ा होता है, या फिर CDSL, दो डिपोजिटरी है, दोनों में से किसी एक के पास पड़ा होगा। और जैसे ही आप वहाँ आप सेल करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे टी पिन डालते हो, तो फिर ब्रोकर के पास आता है। ब्रोकर जो है क्या करता है कि वो जो है NSE और BSE के पास जाता है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है, और वहाँ से सेल करता है। बेस्ट ऑर्डर जो भी मैच करता है उसके पास सेल करने के बाद आपके जो है मनी ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है। इतना तो आपको क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ें आपको क्लियर हो गया कि भाई जो भी शेयर पड़े होते हैं ना वो डिपोजिटरी के पास पड़े होते हैं, मतलब CDSL के पास पड़े होते हैं, या फिर NSDL के पास पड़े होते हैं। अब किसमें आपका जो ब्रोकर होगा जिससे भी लिंक होगा, अगर CDSL के साथ होगा तो CDSL में आपका होगा, और NSDL के साथ लिंक होगा तो NSDL में होगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं मेरे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी ब्रोकर में आपका अकाउंट होगा मेरे दोस्त, वहाँ पे जो है ना आपका DP नंबर होता है। DP नंबर मतलब समझिए कि आपका जो है डीमेट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट नंबर होता है, ठीक है। BOID होता है, BO, ठीक है, BOID होता है। आप जाकर के देखना, जैसे मान लेते हैं कि आपका ग्रो में है तो जाओगे वहाँ पे अकाउंट डिटेल में, या फिर मान लेते हैं कि धन में तो वहाँ पे अकाउंट डिटेल में जाओगे, सेटिंग में जाकर के अकाउंट डिटेल में जाओगे, तो अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। तो उसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है,
कि आपकी डीपी आईडी क्या है या फिर डीपी नंबर क्या है, ठीक है, या फिर बीओ आईडी क्या है, ये आपको लिख करके रख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। जब ये रहेगा तो मान लेते हैं कि जो है कोई भी ब्रोकर भाग गया, ठीक है, भाग गया भाई, तो आपके पास जब आईडी रहेगा, ठीक है, आपके पास जो है डीपी आईडी रहेगा, डीमेट नंबर रहेगा, तभी तो जाकर के आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे ना। तो जब आपके पास डीमेट नंबर रहेगा, डीपी नंबर रहेगा, बीओ आईडी रहेगा, ये सब एक ही है, अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है, कोई अलग चीज़ें नहीं है। तो आप जाओगे किसके पास जाओगे, सीडीएसएल के पास जाओगे, डिपॉजिटरी के पास जाओगे, जो भी आपका ब्रोकर जिसके साथ कनेक्ट था वहाँ पर जाओगे। फिर ये जो है ये आप जो है डीपी नंबर दोगे तो आपके जो भी शेयर पड़े हुए थे, ठीक है, आपको जो है वो आराम से मिल जाएगा, कोई माथापची नहीं है, कोई सरदर्द नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे होता है ना, मैं आपको सिंपल सी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपने एलआईसी में पैसे लगाया, ठीक है, तो एलआईसी में पैसे लगाया तो कोई ना कोई एजेंट के थ्रू आपने पैसे लगाया होगा। अब फर्ज ये करते हैं मेरे दोस्त कि वो एलआईसी एजेंट जो है काम करना बंद कर दिया। तो एलआईसी एजेंट अगर काम करना बंद कर दिया तो ऐसा थोड़ी ना कि आपके जो है पैसे गायब हो गए, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना। आप डायरेक्टली एलआईसी के पास जाओ, एलआईसी के पास जाने के बाद जो है अपना जो भी एक यूनिक नंबर होता है उसको दो, और आपको जो है वो सारे जो फंड आपके जो वहाँ पे पड़े हुए होते हैं, फिर किसी और एजेंट के साथ कनेक्टिविटी में आ जाओ, वो आपके सारे काम करते रहेंगे। तो ये सेम चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। आपके जो शेयर पड़े होते हैं वो डिपॉजिटरी के पास पड़े होते हैं, सीडीएसएल के पास पड़े होते हैं, एनएसडीएल के पास पड़े होते हैं, और आप अपने डीपी नंबर लेकर के, ठीक है, या फिर डीपी आईडी लेकर के या फिर बीओ आईडी लेकर के आप जाओ, ठीक है। आप जाओ किसके पास जाओगे, सीडीएसएल के पास जाओगे, और सीडीएसएल के पास जाओगे तो चेक करेगा, सारा डिटेल वगैरह चेक करेगा, अगर वैलिड है, सब चीज़ें ओके है, तो आपका क्या करेगा, जितने भी शेयर पड़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी शेयर पड़े हुए हैं किसी और ब्रोकर में वो शिफ्ट कर देगा। क्या कर देगा, किसी और ब्रोकर। मान लेते हैं कि जो है ग्रो में आपका पहले से 10 लाख रुपए का शेयर पड़ा हुआ था, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ऐसा तो होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं कि ग्रो जो है रातों रात खत्म हो गया, ठीक है, भाग गया। तो वैसे सिचुएशन में क्या करोगे, आप अपने डीपी नंबर लेकर के जाओ, डिपॉजिटरी के पास, सीडीएसएल के पास जाओ, और वहाँ पे आपने जो है रिक्वेस्ट दर्ज करो, रिक्वेस्ट लॉन्च करो। उसके बाद जो है सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो है वो देखेगा, उसके बाद जो है दूसरे ब्रोकर में आपका जितने भी शेयर था मेरे दोस्त वो सब आपको शिफ्ट कर देगा। अभी तक तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन का आंसर जान गया कि अगर जो है ब्रोकर कंपनी भाग जाता है तब ऐसे सिचुएशन में आपका जो शेयर है, ठीक है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपए का जो शेयर है मेरे दोस्त, वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो डिपॉजिटरी के पास पड़ा होता है, और आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे तो मिल जाएगा आपको, दूसरे ब्रोकर मिल जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट में 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो वो कैसे होगा। अब देखो, इसके लिए जो है आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक क्वार्टरली, ठीक है, हर एक ब्रोकर का अलग अलग नियम होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है क्वार्टरली आपके जो है बैंक सेटलमेंट हो जाता है। मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए आपके जो है ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, आप कुछ नहीं कर रहे हो उसको, ठीक है, चाहे कुछ कर भी रहे हो तो आपके जो है ना आपके ट्रेडिंग अकाउंट से डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हर एक क्वार्टरली मतलब हर एक 3 महीने में जो है आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट से, जो भी आपके बैंक अकाउंट लिंक होता है उसमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं, ठीक है, फर्ज करते हैं, ऐसा तो होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं, एक एज्यूम करते हैं, एक काल्पनिक चीज़ें हैं कि आपके जो है ना ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे और ब्रोकर ही गायब हो गया, तो वैसे सिचुएशन में क्या करोगे। तो देखो, सेबी यहाँ पे जो है रेगुलेट करता है सारे चीज़ों को, यहाँ पे कुछ भी इधर उधर होने वाला नहीं, सबके बाप बैठा हुआ है सेबी, ठीक है। हर एक लोगों को यहाँ पे देखता है, हर एक लोगों के ऊपर नजर बनाए रखता है, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। सेबी मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सबके ऊपर नजर बनाए रखता है, कोई किसी को कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। और ये जो है आपको अपने साइड से एश्योर करता है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, अप टू 25 लाख है तो आपको जो है समझो कि इंश्योर करता है कि आपकी ये फंड सारे चेक वगैरह करने के बाद, मान लें कि इनकेस जो है अगर कोई ब्रोकर चला जाता है तो सारा डिटेल वगैरह चेक करेगा और आपके जो है ना पैसे आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर 25 लाख से ज़्यादा रहेगा तो फिर क्या होगा। देखो, सिंपल से भी मैंने बात बोला था कि आप जब भी अकाउंट ओपन कराओ तो एक जो है ना रिप्यूटेड ब्रोकर के साथ कराओ, जो मार्केट में लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिस पे हर एक लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है, वैसे लोगों के साथ, मतलब वैसे ब्रोकर के साथ आपको काम करना है, ठीक है। तो बाय द वे आपको यहाँ पे ऐसा तो होता ही नहीं, लेकिन काल्पनिक सिचुएशन मान के चलते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। और आपको ये भी मैंने बताया कि जो है सेबी आपको जो है यहाँ पे इंश्योर करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक आईपीएफ होता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, आपको जो है इंश्योर करता है आपको कि आपके जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं वो कहीं नहीं जाने वाला है, आपका है, उस पर आपका हक है, वो पैसा आपका ही रहेगा, कोई उसको कुछ कहीं पे नहीं ले जा सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि आप जो भी यहाँ पे काम करते हो ना शेयर मार्केट में, आपके हर एक पैसे ना सेफ होते हैं, 1 रुपये भी इधर उधर जाने वाला नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है।
है। जब तक आप उसको नहीं परमिशन दोगे, जब तक आप बटन नहीं दबाओगे मेरे दोस्त, तो कोई भी ब्रोकर अपने साइड से कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ये बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें, ये चीज़ें ना बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता मेरे दोस्त। जो स्टॉक मार्केट में बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हो तो उनको भी पता नहीं होता कि डिपॉजिटरी क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, भाई CDSL क्या होता है, NSDL क्या होता है, कुछ भी नहीं पता मेरे दोस्त। ये बेसिक चीज़ें, एक फंडामेंटल चीज़ है मेरे दोस्त। इतनी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे दोस्त, इसलिए अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। आपका पैसा एकदम सेफ पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको बस क्या करना है कि अपने DP नंबर का, अपने जो है डीमैट अकाउंट नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, ठीक है। आप जरूर ये डिटेल, जो भी अपना बेसिक डिटेल है मेरे दोस्त, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आपको जो है इतना तो समझ में आ गया, ये बेसिक चीज़ है। थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ ताकि आपके जेहन में एकदम डीपली रूटेड हो जाए, एकदम बहुत बढ़िया से बैठ जाए और कभी आप इसको भूलो ना। देखो, सबसे पहले आप हो यहाँ पे, ठीक है, और आप जो है स्टॉक ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आप NSE और BSE से जाकर के आप शेयर नहीं खरीद सकते हो। और स्टॉक ब्रोकर में जैसे ही आप अकाउंट कराते हो, अकाउंट ओपन कराते हो मेरे दोस्त, तो आपको साथ ही साथ जो है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ओपन कर देता है। डीमैट अकाउंट शेयर, म्यूचुअल फंड वगैरह को रखने के लिए यूज किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट पैसे को रखने के लिए यूज किया जाता है मेरे दोस्त। पैसे से, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के पैसे से ही डायरेक्टली आप जो है शेयर को बाई या सेल कर सकते हो, आप बैंक अकाउंट से नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालने होते हैं। अब जो है स्टॉक ब्रोकर जो है क्या करता है, एक्सचेंज के पास जाता है और एक्सचेंज जो होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है आस्क और बीड, मतलब अपनी जो है बोले लगा रहे होते हैं। एक साइड होते हैं बीड प्राइस, मतलब जो है बाइंग प्राइस होता है, एक साइड होता है सेलिंग प्राइस। तो जो भी आपके बेस्ट ऑर्डर होते हैं ना, जो भी आपके मैच करते हैं, ठीक है, जो आपके रेट डालते हो, मान लो यहाँ पे भी दो चीज़ें होता है, एक लिमिट प्राइस होता है, एक मार्केट प्राइस होता है। तो मान लेते हैं कि जो भी आपने डाल रखा है उसके हिसाब से मैच करता है और मैच करने के बाद आपके पास वो चीज़ें आ जाता है। मान लो आप शेयर बाई कर रहे हो तो शेयर आ जाएगा आपके पास, या फिर शेयर सेल कर रहे हो तो पैसे आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से इसका हायरार्की होता है, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है टाटा पावर की 10 शेयर आपने खरीदा, ठीक है, वो स्टॉक ब्रोकर ने NSE को, मतलब जो है स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्डर दिया और वहाँ से बाई करने के बाद जो है जो शेयर होते हैं आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। कहाँ आते हैं? डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। और डीमैट अकाउंट कहाँ पे होता है मेरे दोस्त? ठीक है, डिपॉजिटरी के पास होता है। डिपॉजिटरी मतलब CDSL और NSDL के पास होता है। और ये जो होता है ना डिपॉजिटरी के बाद जो है, आज मान लो कि ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक दिन के बाद आता है, मतलब T+1 डे के बाद आपके डिपॉजिटरी में वो जो है कलेक्ट होता है, डिपॉजिट होता है। कितने दिन के बाद? T+1 डे, मतलब ट्रेडिंग डे के एक दिन के बाद, ठीक है। मान लो कि आज आपने ट्रेडिंग किया तो आपको एक दिन के बाद जो है T+1 डे के बाद जो है आपके डिपॉजिटरी में वो शेयर डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो आपको तो इतना पता है। अब ये डिपॉजिटरी में आपके शेयर पड़े हुए होते हैं, कितने दिनों के बाद डिपॉजिटरी में आएगा? T+1 डे के बाद आपके डिपॉजिटरी में शेयर चला जाता है और वहीं पे आपका जो है शेयर पड़ा हुआ रहता है डिपॉजिटरी में। डिपॉजिटरी यहाँ पे दो होता है मेरे दोस्त, एक CDSL होता है, एक NSDL होता है। अब आपकी जो भी ब्रोकर में आपका अकाउंट होगा वो जो है देखिएगा आपकी CDSL के साथ कनेक्टेड है या NSDL के साथ कनेक्टेड है। तो जिससे भी कनेक्टेड होगा उसमें आपके जो है शेयर पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। आपको जो है डिपॉजिटरी में शेयर जाने में T+1 डे लगता है, मतलब T+1 डे के बाद जो है आपके डिपॉजिटरी में शेयर पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब आपको तो इतना पता है। अब जब भी आप मतलब बाई किया तब आपके जो है डिपॉजिटरी में पड़े हुए हैं। अब आपको सेल करना है, तो इसको सेल करना है तो पहले क्या करोगे? डिपॉजिटरी में जो आपने स्टॉक ब्रोकर से आपने ऑर्डर लगाया सेल के, तो स्टॉक ब्रोकर क्या करेगा? वहाँ पे जो है ना टी पिन डालने के बोलेगा, ठीक है। टी पिन जैसे ही डालोगे तो आपके डिपॉजिटरी से शेयर जो है स्टॉक ब्रोकर के पास आ जाता है। स्टॉक ब्रोकर क्या करता है मेरे दोस्त, ठीक है, उसको जो है फिर जो है एक्सचेंज के पास भेजता है, मतलब NSE या BSE के पास जाता है और वहाँ पे जो है वो जो है आपके शेयर को सेल करता है। फिर वहाँ पर सेल करेगा तो वहाँ पे सामने से पैसा आ जाएगा। पैसा आ जाएगा तो पैसा वो जो है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है मेरे दोस्त। कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है। फिर से आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि आप जो है शेयर को सेल करना चाहते हैं और शेयर आपके कहाँ पे पड़े हुए? डिपॉजिटरी में पड़े हुए हैं, डीमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब आप इसको सेल करने की कोशिश करते हो, सेल करते हो मेरे दोस्त, तो वो स्टॉक ब्रोकर जो है टी पिन डालने के बाद जो है स्टॉक ब्रोकर जो है आपका स्टॉक ब्रोकर क्या करता है? एक्सचेंज को भेजता है। एक्सचेंज में जो भी बेस्ट ऑर्डर होता है वहाँ पर ट्रिगर होता है और ट्रिगर होने के बाद जो है आपके पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे क्या होता है? आपके पास आ जाता है और आप उस पैसे को लेकर के मजे करते हो मेरे दोस्त, है ना। तो ये इसकी हायरार्की होती है, कि इसकी स्टेप होती है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा और अगर लगा कि भाई यहाँ पे कुछ हट करके नॉलेज मिला है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिला है, तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताया इस वीडियो में और ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता मेरे दोस्त। इसलिए जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।